नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। जो कॉन्स्टिपेशन या जिसको हिंदी में कहते हैं कब्ज, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके कॉजेस कौन कौन से हुए, कौन से कॉज हैं, उनकी बात करेंगे। सिम्टम्स क्या हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और जो कॉन्स्टिपेशन है उसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम पता कर सकें कि इस पेशेंट को कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। और हमारे ट्रीटमेंट में ऑप्शन कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज है उसको ट्रीट कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी दोस्तों, सबसे पहले बात करें कॉन्स्टिपेशन इसको हिंदी में बोलते हैं कब्ज। इसके अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन के बारे में, तो कब्ज पाचन तंत्र की एक ऐसी स्थिति है, इसमें मल बहुत कड़ा यानी कि हार्ड हो जाता है और मल त्याग करने में बहुत कठिनाई होती है। जब कोई व्यक्ति सप्ताह में 3 से कम बार मल त्याग करता है या मल त्याग करने में प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। तो जो कॉन्स्टिपेशन है ये कब होता है, ये हमारे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेज होते हैं, डाइट की प्रॉब्लम होती है, हमारे डाइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हम अपनी डाइट में फाइबर जो है उसको लेना कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी जो कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की है इसकी प्रॉब्लम बन जाती है। ध्यान रहे, कॉन्स्टिपेशन एक तरीके का लक्षण होता है, ये एक बीमारी नहीं होती है। ये ओनली सिम्टम्स होता है, नॉट ए डिजीज, यानी कि ये बीमारी नहीं होती है। और ये कॉन्स्टिपेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इसके जो फैक्टर हैं उस पर डिपेंड करता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसके। और अब हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसके कॉजेस क्या हैं। सबसे पहले क्या है कि ड्रिंकिंग इनसफिशिएंट वाटर। अगर हम पानी की मात्रा कम लेते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके यूज़ से कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। दूसरी है हमारा जो नेक्स्ट कॉजेज, वो है अनहेल्दी डाइट मतलब हम ज़्यादा तला भुना खा रहे हैं, ऑयली फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड, मोमोज ये सब खा रहे हैं, और हम उसमें फाइबर की प्रॉपर मात्रा नहीं मिला पाते हैं या हम उसको प्रॉपर नहीं ले पाते, तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। और प्रेगनेंसी में भी देखा गया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनकी प्रेगनेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, जैसे 2 महीने, उसके बाद 3 महीने, उसके बाद 4 महीने, वैसे वैसे जो कॉन्स्टिपेशन है इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। हमारा जो नेक्स्ट कॉज है वो है स्ट्रेस। जी हाँ, तो तनाव। अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो जो हमारा जो ब्रेन है उससे पूरी तरीके से सिग्नलिंग नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है, जो कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज की प्रॉब्लम है वो बनी रहती है। ये चेंज ऑफ सीनरी, कभी कभी क्या होता है, हम लोग ट्रेन से कहीं से या बस से सफ़र करते हैं, तो उस दौरान हमारी जो सीनरी चेंज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको प्रॉपर रूप से जो स्टूल है वो पास आउट नहीं होता है ईजिली, और हमको कब्ज की शिकायत हो जाती है। एज डिपेंडेंट भी होता है कॉन्स्टिपेशन। जैसे क्या होता है, जो लोग जिनकी ज़्यादा एज होती है, जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसमें है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। जो नेक्स्ट है वो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को हम बोल सकते हैं, जो लोग ऑफिस का काम करते हैं, मतलब एक जगह पे ही बैठे रहते हैं, इधर उधर ज़्यादा चलते फिरते नहीं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, बहुत ही उनका मतलब पूरी लाइफ स्टाइल, मतलब पूरी ज़िंदगी उनकी बैठे बैठे गए, यहाँ से ऑफिस में वर्क करा तो ऑफिस में ही बैठे रह गए, तो उसको हम सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बोलते हैं। तो ये भी उसके कॉज हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के। तो ये तो थे कॉजेज। और अगर हम बात करें कि जो सिम्टम्स हमें कौन कौन से दिखाई पड़ते हैं, कब्ज अगर है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो हमें उसमें ऐसे कौन से लक्षण दिखते हैं। तो सबसे पहला है मल त्याग करने के दौरान दर्द या तनाव। जब भी
स्टूल पास आउट करेंगे या लेट्रिन करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जो उसका रास्ता है, जो रूट है जिससे लेट्रिन पास आउट होती है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होने के चांसेस रहते हैं। पेट में ऐंठन और दर्द, गैस, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम रहती है। पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, गैस बनती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और कभी कभी पेट दर्द भी होने लगता है। और उसकी वजह से क्या होता है, पेट में सूजन आती है या पेट सूज जाता है। और इसमें नेक्स्ट सिम्टम हमें देखने को मिलता है, मल त्याग करने के बाद फिर से हमें शौच जाने की ज़रूरत का महसूस होना, या जो नेक्स्ट वो है जी मिचलाना या उल्टी होना। कभी कभी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, जब भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को वोमिटिंग या नौजिया, मतलब वोमिटिंग या उल्टी जैसा या जी मिचलाना जैसे लक्षण हमें या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिपेशन है उसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, हमें ऐसे कौन कौन से मेथड हैं डायग्नोसिस के। उसमें पहला है मेडिकल हिस्ट्री। हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेकर भी डायग्नोसिस बना सकते हैं कि इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। या हम फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि पेट कैसा है, फूला है या नहीं फूला है, कैसी आवाज़ कर रहा है, साउंड क्या है। उस हिसाब से हम फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब पेशेंट को सामने देख कर भी हम उससे पूछ करके उसके सिम्टम्स के आधार पर हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं फिजिकली। और हम उसको कुछ ऑर्डर रूटीन कुछ ब्लड टेस्ट की हेल्प से भी हम इसकी जो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, इसकी हम पता लगा सकते हैं। यूरिन और स्टूल टेस्ट, यानी कि आपको स्टूल टेस्ट और यूरिन टेस्ट के साथ भी हम इससे भी डायग्नोस कर सकते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी क्या होती है, इसमें एक तरीके की एक डिवाइस होती है। उसमें क्या होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल डिवाइस होती है। उसमें आगे एक कैमरा लगा होता है और उस लाइट लगी होती है। वो लाइट कैमरा जो है रेक्टम के रास्ते से अंदर डाल दिया जाता है और अंदर से जो फ़ोटो हैं वो हमें डिस्प्ले पे देखने को मिलते रहते हैं। जिससे देखते हैं कि जो अंदर जो है इंटेस्टाइन में जो है वो रेक्टम कैसा है, अंदर से इसमें स्टूल कैसा है, लूज कैसा है, उससे हम देख सकते हैं। और इसमें कोलोनोस्कोपी। एक कोलोनोस्कोपी क्या होती है कि ये कोलोनोस्कोप एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है और ये जो है मॉनिटर की हेल्प से अटैच होता है। और इसको कॉलन में या जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें अंदर डाल दिया, तो इसमें कैमरा लगा होता है। उससे क्या होता है, हम अंदर से फ़ोटो आते रहते हैं, विजुअल्स आते रहते हैं, जिससे हम उसमें देख लेते हैं कि हमें वहाँ पे इंटेस्टाइन है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे हम ये डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन या जो कब्ज़ है, कब्ज़ के ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन कौन से हैं, कितने ऑप्शन हैं जिनसे हम जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है वो है हेल्दी डाइट। जी हाँ, हम हेल्दी डाइट लें, मतलब उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। और हम जिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो तो वो बहुत ही ज़्यादा पानी पिएं, पानी की मात्रा कम ना होने दें। फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज है, डिफरेंट टाइप के योगा हैं, ये सब करें तो उससे भी काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन या कब्ज है उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है मसाज है। मेडिसिन कुछ होती हैं जैसे कुछ नॉर्मल या जो जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल मेडिसिन या होम रेमेडीज होती हैं, जैसे पानी ज़्यादा पीना, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाना और एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा करना। कॉफ़ी वगैरह है, जब इसको ज़्यादा लेंगे तो इससे भी जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ठीक कर सकता है। और जो हमारा सेन्ना होता है जो कि एक लैक्सेटिव की तरह वर्क करता है, तो उस सेन्ना को भी ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से हर्बल रेमेडीज़ होती हैं। कुछ अदर लैक्सेटिव्स भी होते हैं जो कुछ ऐसे होते हैं जैसे कैस्ट्रोल वगैरह हो गया, जो कि हमारा इबोलिएंट की तरह वर्क करता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टूल जो है उसको, मतलब जो हार्डनेस है उसको ख़त्म करते हैं, यानी कि उसको स्टूल में सॉफ्टनेस लाते हैं, जिससे क्या होता है वो जल्दी से स्टूल पास आउट हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसमें कुछ हमारे प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक हैं, इनका ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए।
और कुछ बल्क फॉर्मिंग एजेंट जैसे डाइट्री फाइबर, ब्रेन, साइलम, इसबगोल की भूसी, मिथाइल सेलुलोस, इसबगोल भूसी आपने देखा होगा कि इसबगोल भूसी का भी यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन में। और कुछ सर्फेक्टेंट होते हैं जैसे डॉक्टोसेट होता है, एक तरीके का स्टूल सॉफ्टनर की वर्क करता है। तो ये स्टूल को बाहर निकालने में, इंटेस्टाइन से पास आउट करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो इससे भी हम कॉन्स्टिपेशन है उसको ट्रीट कर सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मार्केट में मेडिसिन आती हैं तो जो कॉन्स्टिपेशन में यूज़ की जाती हैं। इसमें सबसे पहली है वो है डल्कोफ्लेक्स। जी हाँ दोस्तों, डल्कोफ्लेक्स जो टेबलेट है इसका यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में आसानी से। ये आपको क्या है, एक टेबलेट डेली, 1 से 2 टेबलेट शाम को गुनगुने पानी से लेनी है। नेक्स्ट है हमारा क्रीमाफिन सिरप जिसमें लिक्विड पैराफिन होता है, ये 10 ml आपको शाम को लेना है। जो हमारी नेक्स्ट टेबलेट है वो है क्यूसेना, 2 टेबलेट शाम को सोते समय गुनगुने पानी से लेनी है। ये कोई भी आप एक चीज़ इसमें से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ हमारे हर्बल प्रोडक्ट हैं जैसे त्रिफला चूर्ण हो गया, चाहे झंडू का हो, और हिमालय भी त्रिफला टेबलेट भी बनाता है। तो आपको लगभग 2 टेबलेट शाम को गुनगुने पानी से लेनी है। इससे भी कॉन्स्टिपेशन जो है उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है वो टेक्नो फार्मा की कैस्टोफिन टेबलेट आती है जिसमें फिनोक्टेलिन होता है। ये 1 से 2 टैबलेट शाम को गुनगुने पानी से लेनी होती हैं। वो डिपेंड करती है कि कॉन्स्टिपेशन किस तरीके का, एक्यूट है या क्रॉनिक है। बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो कैस्टोफिन जो टैबलेट है वो 2 टैबलेट शाम को लेनी है गुनगुने पानी से। कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ भी होती हैं, उसमें ये कॉन्स्टिपेशन फॉर कॉम्बिनेशन फॉर कॉन्स्टिपेशन के नाम से SBL की आती हैं टैबलेट। 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेनी पड़ती हैं। और कुछ ये कोस्टोनिल करके आता है जो आपको 20 बूंद पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना होता है। तो ये कुछ मेडिसिन ऑप्शन थे जो मैंने आपको बताए। तो दोस्तों ये तो था कुछ हमारा कॉन्स्टिपेशन के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।